वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम करने वाले हैं द इंडस्ट्रियल सेक्टर टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा इंडियन इकोनॉमिक सीरीज में थर्ड पार्ट आ रहा है फर्स्ट चैप्टर का। यानी कि जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं इंडिया एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका पार्ट थर्ड हम आज लेकर आए हैं आपके सामने, द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और आज के लेक्चर में बेसिकली हम इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन सेक्टर की बारे में जानेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो किस टाइप का था, उसमें क्या कंडीशंस थी, उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, उसमें क्या इश्यूज थे। ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो फॉरेन सेक्टर है, यानी कि हम अपने इंडिया से जो भी चीजें बाहर भेजते हैं उसकी क्या कंडीशन थी, हमारा फॉरेन सेक्टर के क्या हाल थे, हमारे फॉरेन सेक्टर के क्या इशू थे, और हमारे फॉरेन सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के साथ में। तो आप बने रहें लेक्चर के लास्ट तक ताकि मैं आपको सारी चीजें क्लियर कर पाऊं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि यहाँ से हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है जब हम अपने फाइनल एग्जाम की तरफ जाते हैं। तो फाइनल एग्जाम के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। और बेटा ये हमारे सामने आज की फर्स्ट पीपीटी आ गई है, और ये पीपीटी हमको बताती है कि किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया। अब यहाँ पर मैं आपको पहले इसका बेस बता दूं कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी ही क्यों हम इसको बोल रहे हैं। इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल बेस है वो बहुत साउंड बेस है, बहुत ज्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग बेस है। अब उनको अगर अपने प्रोडक्ट यहाँ बेचने हैं जो कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ब्रिटिश में, तो यहाँ का जो साउंड बेस है उसको उन्हें डिस्ट्रक्शन कर की तरफ ले जाना पड़ेगा, डिस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर उनको यहाँ के रॉ मटेरियल पर अपना अधिकार दिखाना है, यहाँ के रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे यूज करना है, तो अगेन यहाँ के रॉ मटेरियल जो यहाँ के इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं उसकी भी सप्लाई को रोकना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सारी चीजें जो की वो एक स्ट्रेटेजी के थ्रू की। ऐसा नहीं है कि वो आए और उन्होंने फोर्सफुली सबको बोला कि भाई कोई काम नहीं करेगा, कोई धंधा नहीं करेगा, कोई बिजनेस नहीं करेगा, ऐसा नहीं था। उन्होंने वहां पर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के तहत हमारी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से डीइंडस्ट्रियलाइज कर दिया, यानी कि उसकी जो पहचान थी, उसका जो साउंड बेस था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हम इसमें यही सीखने वाले हैं कि उनकी जो डीइंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी। तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि हमारे यहाँ का जो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था दैट इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और अगर उनको सबसे पहले हमारी स्ट्रेटेजी, उन्होंने सबसे पहले जो स्ट्रेटेजी बनाई, उनको हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री थी उसको बर्बाद करना था, उसको डिस्ट्रॉय करना था। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने हमारी जो हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है उसको टारगेट किया, जिसके तहत जो हमारी हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री है वो डिक्लाइन करने लग गई। ठीक है। क्या हुआ कि उन्होंने उसको कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट का मतलब बेसिकली क्या हो गया कि उन्होंने ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप की कि वहां पर जो हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का बेस था उसको एलिमिनेट कर दिया गया। और एलिमिनेट जो किया वो कैसे किया मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। दूसरा, उन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ पर जो भी कैपिटल गुड बनते थे उसको भी उन्होंने स्टॉप करा दिया, और कोई भी अलग से मोटिवेशन इंडियन इकोनॉमी के लिए नहीं डाला, वहां पे पुट किया, जिससे कि यहाँ पर भी हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, हम यहाँ पे कैपिटल गुड बना सकें। अब कैपिटल गुड क्या होती है बेटा? कैपिटल गुड वो सारी गुड होती हैं जो किसी और गुड को मैन्युफैक्चर करने में यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी। मशीनरी क्या है? मशीनरी का कोई हाउस होल्ड में या घर में कोई उसका यूज नहीं होता। मैं इंडस्ट्रियल मशीनरी की बात कर रहा हूँ। तो ये जो इंडस्ट्रियल मशीनरी हमें क्यों चाहिए? ये हमें कंजम्पशन के लिए नहीं चाहिए, नहीं बेटा, ये कंजम्पशन के लिए नहीं बल्कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए। लेकिन जो मशीनरीज थी उन्होंने यहाँ पर डेवलप होने ही नहीं दी। उन्होंने यहाँ पे कोई भी कैपिटल गुड के लिए कोई पॉलिसी डेवलप नहीं की जिससे कि हमारी कैपिटल गुड की इंडस्ट्री बढ़ सके, हम ऐसी चीजें बना सके जो दूसरी चीजें बना सके। जैसे ये पैनल है, ये पैनल भी तो क्या हुआ है, बना हुआ है, कहीं ना किसी मशीन के थ्रू बना होगा। अब अगर सपोज कर लो उस कंपनी से उस मशीन को ले लो, तो क्या वो कंपनी इस पैनल को बना पाएगी? आंसर है नहीं बना पाएगी। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर दूसरी कंपनी से खरीद लेगी। अरे बेटा, हमने वहां पर उसको रिस्ट्रिक्ट किया है। हमने ये नहीं बोला कि भाई आप इससे नहीं इससे खरीदो, वहां पे हमने उसको कंप्लीटली बाउंड कर दिया। तो इसी तरीके से जो अंग्रेज है उन्होंने हमारी जो इंडस्ट्री थी उसमें कैपिटल गुड के लिए कोई मोटिवेशन
पॉलिसी बनाई नहीं जिससे कि हमारे यहाँ पर इनका डेवलपमेंट हो सके और इनका यूज़ करके हम अपनी जो इंडस्ट्रियल बेस है उसको डेवलप कर सकें, ठीक है? तो हमारे पास कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई गई जिससे कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको हम क्या कर सकें, उनको हम प्रमोट कर सकें। और इंडिया को पूरी तरीके से क्या रखा, डिपेंडेंट ऑन ब्रिटेन। अब देखो ये भी एक आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर हमारे यहाँ पर जो कैपिटल गुड है वो बनेंगी, तो हमारे यहाँ पर ही गुड का मैन्युफैक्चरिंग होगा जो कंजम्पशन गुड है। वो गुड जो हम आप यूज़ करते हैं उसको कंजम्पशन गुड बोलते हैं। तो हम क्या ब्रिटेन से प्रोडक्ट लेंगे? आंसर है नहीं लेंगे। तो अगर उनके दिमाग में आया कि अगर हम यहाँ पर कैपिटल गुड का ही लैग कर दें, यहाँ पे कैपिटल गुड को ही ना बनने दें या ना यहाँ पर कोई कैपिटल गुड को प्रमोट ही ना करें, तो जितने भी इंडियंस हैं वो डिपेंडेंट किस पे रहेंगे? कंजम्पशन गुड के लिए ब्रिटेन पे रहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके की उन्होंने स्ट्रेटजी डेवलप की जिससे कि उन्होंने हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड का प्रोडक्शन होने ही नहीं दिया, ना ही उसको इंडस्ट्रियल गुड को प्रमोट किया, ठीक है? उसके बाद लिमिटेड पब्लिक सेक्टर, बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाता है? आपको पता है कि कोई भी कंट्री, चाहे इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो रशिया है, कोई भी कंट्री जब भी अपने यहाँ पे प्रोडक्शन की एक्टिविटीज को प्रमोट करती है, तो वो खुद भी उस प्रोडक्शन के काम में उतरती है, उस प्रोडक्शन की फील्ड में उतरती है। जैसे हमारे यहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि गवर्नमेंट उनको रन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, चला रही है, ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दे सके। जैसे रेलवे, रेलवे क्या है? रेलवे गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और वो हमको सर्विस देती है किस चीज़ की? ट्रांसपोर्टेशन की। तो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर हम देखें कि पूरे इंडिया में जो सबसे सस्ता किराया है, वो किसका है? इंडियन रेलवे का। तो इंडियन रेलवे का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करना है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट हमारे बारे में सोच रही है ना कि हाँ भाई, हमारे लोगों को जैसा सर्विस मिल सके, चाहे हम प्रॉफिट ना कमाएँ, लेकिन हमारे जो लोग हैं, उनको सर्विस मिल सके ताकि वो अपनी लाइफ को ईज़ी तरीके से व्यतीत कर सकें। लेकिन जो गौर उस टाइम की गवर्नमेंट है, यानी कि उस टाइम की जो हमारे ऊपर रूल करने वाली गवर्नमेंट है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर को वो ही नहीं किया। आप कोई भी कंपनी नहीं देखोगे जो कि पब्लिक सेक्टर के थ्रू काम कर रही है अंडर द ब्रिटिश रूल। कोई भी एक कंपनी का एग्जांपल नहीं है। रीज़न क्या है कि उन्होंने उसको कभी प्रमोट किया ही नहीं। उनको इंडिया के लोगों से कोई भी लेना-देना नहीं था। उनको सिर्फ़ यहाँ से एक्सट्रैक्ट करना था अपना रॉ मटेरियल और अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको चीज़ें डेवलप करनी थी, उसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है? तो उन्होंने 3 काम किए जो अपनी स्ट्रेटजी बनाई कि जो हमारा साउंड बेस है, हैंडीक्राफ्ट का, उसको खत्म किया जाए। हमारे यहाँ पे कैपिटल गुड ना बनने दी जाए, ताकि हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहें, और जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसको लिमिटेड रखें, ताकि हम जब भी डिपेंडेंट हो तो हम ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी पर्टिकुलर गुड या कोई भी ऐसी पर्टिकुलर बिज़नेस ना चलाया जाए जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था ही नहीं। तो उन्होंने जो भी चीज़ें डेवलप की, वो सिर्फ़ अपने पर्पज़ के लिए की और उसको प्राइवेट रखा, पब्लिक के तौर पर उसको नहीं चलाया। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पे सिस्टमैटिकली इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय किया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। और हाँ, देखो बेटा, ये हमारी एक और पॉलिसी है जो हमने पीछे 3 रीज़न पढ़े डी-इंडस्ट्रियलाइज़ेशन स्ट्रैटेजी के, उसके बाद ये एक सेपरेट पॉलिसी है जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का बेसिकली मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसी पॉलिसी थी जो 3 से 4 काम करती थी। पहला काम क्या था कि अगर हमारे यहाँ से कोई रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटिश फैक्ट्री को फीड करने के लिए, तो उसपे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है? यानी कि उनको फ्री में चीज़ें मिल रही हैं, बिना टैक्स के। उनको फ्री में मतलब इन द सेंस बहुत मिनिमम प्राइस पे, ठीक है? और दूसरा क्या था कि अगर फिनिश गुड्स जो ब्रिटिश प्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल गुड जो हो रहे हैं वहाँ पर, वो सीधा हमारे इंडियन मार्केट में भेजा जाए और अगेन उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो उनके गुड हैं, वो हमारे यहाँ पे बेचेंगे बिना किसी टैक्स के। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे यहाँ पे उनकी जो डिमांड है और बढ़ेगी, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा होगा नहीं, टैक्स तो लगा नहीं रही गवर्नमेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं, यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें किसको फ़ेवर करती हैं? ये सारी की सारी चीज़ें फ़ेवर करती हैं ब्रिटिश को। यानी कि जो उन्होंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप की, डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी डेवलप की, वो इसलिए की ताकि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हो सके, उनके गुड्स बिक सके और उनके गुड्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो इंडिया से बाहर जा सके, ठीक है? उसके बाद क्या है कि अगर इंडिया ब्रिटिश के अलावा किसी अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है,
तो उस पर हैवी टैक्स लगा दिए। यानी कि इंडिया अगर अपनी गुड्स जो है, वो ब्रिटेन के अलावा किसी और कंट्री को बेच रहा है, तो उसपे हैवी टैक्स लगा दिए। अब ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे लॉजिक समझो आप। अगर हम अपनी गुड जिसका प्राइस ₹100 है, उसको ब्रिटिश बेच रहे हैं, तो ₹100 की ही जाएगी। लेकिन अगर हम ब्रिटिश के अलावा किसी और कंट्री में बेच रहे हैं, जैसे पर्शिया, तो वहाँ पर अगर उन्होंने 100% टैक्स लगा दिया, तो ₹100 का तो ऑलरेडी प्राइस है, 100% टैक्स ₹100 और आ गया, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 200 हो गई। तो वहाँ पर जो चीज़ 100 की बिकनी चाहिए, लेकिन बिक कितने की रही है? सेल कितने की हो रही है? 200 की। इसका मतलब वो क्या हमारी गुड्स परचेज़ करेंगे? आंसर है नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको इससे सस्ते दाम में कोई और कंट्री प्रोवाइड कर देगी। हमारी चलो ठीक है हम वेल नोन थे, लेकिन ये थोड़ी है कि हम अपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को एक ऊँचे दाम पे बेच देंगे और वो परचेज़ कर लेंगे। कोई पागल थोड़ी है भई, जो महँगे दाम पर परचेज़ करेंगे। हम चाइना से ज़्यादा क्यों परचेज़ करते हैं? क्या रीज़न है? चाइना की गुड्स हमको सस्ती मिलती हैं, इसीलिए हम परचेज़ करते हैं। चाइना से हमें प्यार थोड़ी है। और उसके अलावा अगर चाइना से कोई और सस्ता, कोई और क्या कहते हैं हमको लो प्राइस में गुड प्रोवाइड करेगा तो हम उसको भी लेंगे। सीधी-सी बात है। एज़ अ कंज्यूमर हम तो अपने पैसे बचाने के बारे में सोचेंगे ना। और ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, यूटिलिटी चैप्टर के अंदर कि हमेशा हम ये चाहते हैं कि हमको ज़्यादा गुड्स मिले, लेकिन हमारा जो अमाउंट ऑफ मनी है वो कम से कम जाए, क्योंकि इसी से हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ होती है, ठीक है? तो अब वो जो कंट्री वाले हैं, वो हमारी गुड नहीं परचेज़ करेंगे क्योंकि उनको वो महँगी लग रही है। और उसके अलावा इसमें ये भी देखो कि इसके अंदर जो है वो सारी गुड थी, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट भी थे। अब आप डॉट्स को कनेक्ट करो। मैंने क्या बोला था? हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हुआ उसको मैं आगे बताऊँगा, यही रीज़न है बेटा। आप किसी भी बिज़नेस को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, आप कुछ नहीं करना उसका, उसकी सेल खत्म कर दो। मैंने क्या बेचेगा प्रोडक्ट? किसको बेचेगा सर्विस? कोई है ही नहीं परचेज़ करने के लिए। तो अल्टीमेटली आप ये समझ रहे हो कि अगर आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कौन-सी स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे हो? कि उसकी सेल खत्म करने के लिए। अब हमारे हैंडीक्राफ्ट जो बाहर सेल होते थे, वो इतने ज़्यादा महँगे हो गए जिससे कि बाहर की जो कंट्री है उनको वो महँगे लगने लगे और महँगे लगने के साथ उन्होंने उसकी डिमांड को खत्म कर दिया, यानी कि हमारे यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है उनकी डिमांड खत्म हो गई। देखो, ये एक पर्सन है, ये एक इलस्ट्रेटिव इमेज बता रही है। क्या बता रही है? कि भई ये अपने पास चीज़ें डेवलप करके बैठा है, कपड़े डेवलप करके बैठा है, लेकिन इसके पास कोई ग्राहक नहीं है, कोई इसकी सेल नहीं जनरेट हो रही, जिसकी वजह से जो हैंडीक्राफ्ट है, उसमें हेवी लॉसेस होने लगे और लोगों ने हैंडीक्राफ्ट करना ही छोड़ दिया। डिस्ट्रॉय मैंने क्या समझ में आ रहा है? डॉट कनेक्ट किए। तो इसी तरीके से उन्होंने हमारे हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, ठीक है? और ये जो हमारी ड्यूल लैंड पॉलिसी थी, यानी कि एक तरीके से अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको डेवलप करना और इनकी इंडिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को दबा देना। इस ड्यूल पॉलिसी से क्या हुआ कि जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट है, वो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कोलैप्स कर गई, खत्म हो गई। ठीक है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हमारे इंडस्ट्री के लिए कितनी ज़्यादा खतरनाक साबित हुई थी। तो देखो बेटा, ये है हमारी इम्पैक्ट ऑफ हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, यानी कि मैंने आपको अभी-अभी बताया कि किस तरीके से उन्होंने, यानी कि ब्रिटिश ने हमारी इंडिया को, जो हैंडीक्राफ्ट था इंडिया का, हैंडीक्राफ्ट का साउंड बेस था, उसको किस तरीके से सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया। अब डिस्ट्रॉय तो हो चुका है, अब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, हमें ये पढ़ना है। अब इसमें क्या बता रहा है कि अगर हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन हो गया था, तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा एम्प्लॉयमेंट पर। हमारे पास क्या हो गया बेटा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे लोग काम छोड़कर चले गए। पहले कुछ काम कर रहे थे, पहले वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में थे, अब उनके पास कोई काम नहीं है क्योंकि डिमांड खत्म हो गई, तो वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए और अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इंडिया में हाई लेवल पे चला गया, ठीक है? और जो भी हमारी गुड्स जो हम इंडिया में यूज़ करते थे, वो बहुत सारी चीज़ें हैंडीक्राफ्ट से आती थी। अब हैंडीक्राफ्ट जो है वो तो खत्म हो गया, तो इसका मतलब वो चीज़ें हमको यूज़ तो करनी पड़ेंगी क्योंकि हमको कंज़म्पशन करना पड़ेगा क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बिना कंज़म्पशन के रह नहीं सकते। तो उन गुड्स को हम कहाँ से लेकर आएँगे? उन गुड्स को हम किसी और सोर्स से लेकर आएँगे, तो वहाँ पर सोर्सिंग किसने की? हमारी उन गुड्स को पूरा करने के लिए, उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए ब्रिटिश ने। देखा? यानी कि आप अगर देखोगे कि क्या स्ट्रैटेजी उन्होंने डेवलप की कि यहाँ की जो ऑलरेडी इंडस्ट्री डेवलप्ड है उसको खत्म करो और यहाँ पे जो डिमांड बनेगी उसको भी अपने प्रोडक्ट से पूरा करो। तो ये उनका ऑब्जेक्टिव था। क्यों?
क्योंकि वो हमारे इंडिया को डिपेंडेंट बनाना चाहते थे। क्यों बनाना चाहते थे? क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल है। अगर वो डिपेंडेंट बना देंगे, तो वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल लेकर जाएँगे, तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हम तो डिपेंडेंट है ना। भाई अगर मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, तो मैं उससे लड़ाई करूँगा? कर ही नहीं सकता क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसकी। तो इस वजह से उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को डेवलप किया। तो जो भी हम फिनिश गुड्स लेकर आते थे, वो ज़्यादातर कहाँ से आती थी? वो आती थी हमारे ब्रिटिश से, जिसकी वजह से हमारा डिपेंडेंट उनके ऊपर बढ़ गया, ठीक है? और यही हो गया देखो डिपेंडेंट कंज्यूमर मार्केट। उन्होंने हमारी जो भी कंज्यूमर मार्केट थी, उसको कंप्लीटली अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लिया, ताकि वो हमको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सके, हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ कर सके और एक अपना मार्केट बेस तैयार कर सके। देखो इंडिया में क्या है, आज के टाइम पर भी हर एक बड़ी से बड़ी कंपनी अपना मार्केट बेस तैयार करना चाहती है। क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक एडवांटेज है। अब आप इसको एडवांटेज बोलो इकोनॉमिकली या डिसएडवांटेज बोलो, लेकिन जो रियल में फैक्ट मैं वो आपको बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर जो कंजम्पशन गुड है उसका इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा होता है। और कोई भी एक कंट्री अगर हमारी कंपनी हमारी पूरी कंट्री को कंट्रोल कर लेती है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो दुनिया में नंबर 1 बन जाएगी। क्योंकि कंज्यूमर इतने ज़्यादा है, प्रोडक्ट की सेल ही इतनी ज़्यादा होगी, ठीक है? तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा? मतलब हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन डिक्लाइन होने की वजह से हमारी इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? कि हमारी इकोनॉमी में हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट रहने पड़ा किसके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर, क्योंकि हम वहाँ से इम्पोर्ट करते थे फिनिशिंग गुड्स और हमारी जो कंज्यूमर मार्केट है, पूरी डिपेंडेबल बन गई। किसके ऊपर बन गई? वो बन गई पूरी की पूरी ब्रिटिश के ऊपर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा अब हमारा आया है फॉरेन ट्रेड एंड वेल्थ ड्रेन, यानी कि हमारा फॉरेन ट्रेड किस टाइप का था, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और इस फॉरेन ट्रेड की वजह से हमारी जो वेल्थ है, हमारी जो टोटल ओवरऑल प्रॉपर्टी है, वो ड्रेन कैसे हुई। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर एक हमारी कोट लिखा हुआ है जो कि पूरी आगे की पढ़ाई के बारे में हमको बताती है इस टॉपिक से रिलेटेड। वो क्या है? मोनोपोली कंट्रोल एंड सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि आप समझ लो हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल किसका था? ब्रिटिश का था। और उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड को अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए यूज किया। उन्होंने हमारे फॉरेन ट्रेड के होने वाले बेनिफिट को भी अपने पर्सनल काम्स के लिए, अपने पर्सनल वर्क के लिए इस्तेमाल किया। तो इससे हमारी जो भी इनकम जनरेट हो रही थी फॉरेन ट्रेड के टर्म्स में भी, वो भी ड्रेन होने लगी। उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? वेल्थ ड्रेन। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारा जो फॉरेन सेक्टर है, वो फॉरेन सेक्टर किस तरीके से हमारी वेल्थ ड्रेन करने में, हमारे जो कॉलोनियल रूल हमारा जिनके ऊपर था, मतलब उनका हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था, उनको हेल्प कर रही थी। तो उनका पूरा कंट्रोल था, प्लस वो उस कंट्रोल की हेल्प से पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ओवरऑल बात ये है, ठीक है? देखो तो बेटा ये ये है हमारा स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है? तो फॉरेन ट्रेड में हम ब्रिटिश एरा से पहले हम किस तरीके थे और ब्रिटिश के टाइम पे हमारा किस तरीके थे, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम बोलते हैं कि प्रो कॉलोनियल रूल, ठीक है? तो ये यानी कि कॉलोनियल रूल से पहले हम किस टाइप के थे वो इसमें बताएँगे, और कॉलोनियल रूल के टाइम यानी ब्रिटिश के टाइम पे किस टाइप के थे वो इसमें बताएँगे। और यहाँ से जो हम शिफ्ट हुए, इसी को हम क्या बोल देते हैं? स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन फॉरेन ट्रेड, ठीक है? तो देखो, अगर हम बात करें इसकी, तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है? सबसे पहला क्या है? ट्रेड एस्पेक्ट में प्राइमरी एक्सपोर्ट हम प्री कॉलोनियल रूल के अंदर फिनिशिंग गुड्स, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मेटल वर्क एक्सपोर्ट करते थे। दीज आर द प्राइमरी एक्सपोर्ट गुड इन आवर इंडियन इकोनॉमी, ठीक है? और प्राइमरी इंपोर्ट क्या था हमारा? हमारा प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, स्पेशलाइज्ड गुड्स थे। इसका मतलब ये हो गया कि हम फिनिशिंग गुड भेज रहे थे, यानी कि जो कि हमारे फॉरेन ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। और हमारे को जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती थी, वो हम क्या कर रहे थे? इंपोर्ट करते थे, ठीक है? अब देखना यहाँ पर क्या होगा। ट्रेड कंट्रोल था, इंडिपेंडेंट था, ग्लोबल रीच थी हमारे, हमारे कॉन्टिनेंट तक, यानी कि हमारे एशिया में हमारी ग्लोबल रीच थी, हमारे प्रोडक्ट जो है वो दूर-दूर की कंट्री तक जाते थे। और वेल्थ यूटिलाइजेशन, हमने जो भी वहाँ से पैसा कमाया, अपने ट्रेड से पैसा कमाया, उसको हमने डोमेस्टिक ग्रोथ में लगाया, प्रॉस्पेरिटी में लगाया और सेल्फ रिलायंस होने के लिए लगाया। तो यानी कि आप देखो कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि एज़ पर द इकोनॉमिक
पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे मैं टिक कर दूंगा। इसका मतलब ये सारे सही करेक्टर हैं एक अच्छी इकोनॉमी के, एक गुड इकोनॉमी के, एक वेल्दी इकोनॉमी के। लेकिन प्री ब्रिटिश टाइम के जब ब्रिटिश आए, प्री ब्रिटिश टाइम से जब ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश ने हमारी जो फॉरेन ट्रेड है उसके साथ में क्या किया देखो। हमारा क्या था? एक्सपोर्ट ये था। अब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। यानी कि अब हम फिनिशिंग गुड छोड़ो, फिनिशिंग गुड को अपने यहाँ के लिए नहीं बना पा रहे थे। हम सिर्फ रॉ मटेरियल बना रहे थे और वही एक्सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो सिल्क हो, कॉटन हो, वूल हो, शुगर हो, इंडिगो हो, जूट हो, ठीक है? और हम इंपोर्ट क्या करते थे? हम फिनिशिंग, कंज्यूमर, क्लॉथ, लाइट मशीनरी ब्रिटेन से इंपोर्ट करते थे, यानी कि फिनिशिंग गुड्स हम उनसे इंपोर्ट करते थे, यानी कि हम नेट एक्सपोर्टर बन गए। किसके? रॉ मटेरियल के, ठीक है? मोनोपोली कंट्रोल हो गया। 50% से ज्यादा हमारा ट्रेड किसके साथ में हो रहा था? ब्रिटिश के साथ में। और हमारी जो ड्रेन, मतलब हमारी जो वेल्थ है वो मैक्सिमम लेवल पे ड्रेन होने लगी। क्यों? क्योंकि जो भी बेनिफिट हमको इस टाइम पर भी हो रहा था, क्योंकि नेट एक्सपोर्टर तो थे ना रॉ मटेरियल के, कुछ तो पैसा मिल रहा होगा वहां से। तो जो पैसा हमको मिल रहा था वो भी ब्रिटिश अपने काम में इस्तेमाल कर रहे थे। कैसे? वो ब्रिटिश वॉर्स को फंड कर रहे थे और उनके एडमिनिस्ट्रेशन को फंड कर रहे थे। यानी कि ब्रिटिश जो है वो अगर किसी थर्ड कंट्री से वॉर लड़ता है तो उसमें जो पैसा लगेगा वो भी इंडिया का ही लगेगा। किसका? कहां से पैसा आएगा? इंडिया के ट्रेड से पैसा आएगा। इंडिया का जो रॉ मटेरियल ट्रेड हो रहा है, जो अपने यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, उससे पैसा आएगा। मतलब समझ रहे हो? चित भी अपनी और पट भी अपनी, दोनों कॉइन के दोनों साइड। अगर मैं कॉइन उछालूं, किसी भी साइड गिरे, उनका ये बेनिफिट हो रहा है। ठीक है? तो ये था ब्रिटिश टाइम के अंदर। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था फॉरेन ट्रेड का, वो शिफ्ट कर दिया उन्होंने। और अगर मैं यहाँ पर एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि वो इकोनॉमी कैसी है, अच्छी है या अच्छी नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत ज्यादा पुअर इकोनॉमी की कंडीशन है, बहुत ज्यादा अच्छी, मतलब बेकार इकोनॉमी के साइंस है। रॉ मटेरियल आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, फिनिशिंग गुड आप इंपोर्ट कर रहे हो। आपकी फॉरेन ट्रेड के ऊपर किसी कंट्री का क्या है? मोनोपोली कंट्रोल है। वही चीज़ परचेज़ करता है, वही बेचता है। और जो भी आपको पैसा मिल रहा है वहाँ से, वो भी वो अपने निजी काम के लिए, अपने पर्सनल वर्क के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारे को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है? तो ये था हमारा स्ट्रक्चरल शिफ्ट। अब देखो बेटा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो बताता हूँ मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये देखो बेटा, ये है हमारा द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल जो इंडिया में डेवलप हुआ था, मतलब इंडिया के बाहर जो डेवलप हुआ था, वो हुआ था 1869 में। अब आप यहाँ पर देखो, इस मैप को देखो, ये हमारा लंदन है। यहाँ से गुड्स अगर आ रही हैं तो वो इस टाइप से आएंगी, यहाँ से आएंगी। ये देखो, ये रास्ता है, ठीक है? ये मुंबई, ये इंडिया आ गया हमारा, ठीक है? ये हमारा क्या आ गया? इंडिया आ गया। तो ये तो जो भी चीज़ें आएँगी वो कहाँ से आएँगी? यहाँ से आएँगी। देखो, अब ये जो यहाँ से आएँगी तो इसमें हमारा टोटल किलोमीटर कितना है? 19.8 थाउज़ेंड किलोमीटर। तो ये ठीक है? यानी कि 19,800 किलोमीटर, ठीक है? अब यहाँ से अगर वो आएँगी तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर करना पड़ेगा। तो उन अंग्रेज़ों ने दिमाग चलाया। क्या दिमाग चलाया? उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा नया रास्ता बन सकता है, उन्होंने उसको डेवलप किया। अब देखो, यहाँ पर भी हमारा क्या था? यहाँ पर भी हमारा रास्ता बना हुआ नहीं था, उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय करने के बाद वहाँ पे एक आर्टिफिशियल वाटरवे बनाया, ठीक है? ये भी हमारा नहीं था, यहाँ पर भी बनाया, ये भी नहीं था, यहाँ पर भी बनाया, ताकि जो भी हमारा डिस्टेंस है उसको कवर किया जा सके, और वो सफल भी रहे। उन्होंने टोटल डिस्टेंस इसके थ्रू जो रखी, वो रखी 11.6 थाउज़ेंड किलोमीटर। यानी कि सीधे-सीधे अगर आप इसको माइनस करोगे तो 19.8, 11.6, 0.28, यानी कि उन्होंने 8.2 थाउज़ेंड किलोमीटर रिड्यूस कर दिया। ठीक है? 8.2 थाउज़ेंड किलोमीटर उन्होंने जो टोटल डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर दिया। टाइम भी कम लगने लगा, क्योंकि आप ज़्यादा डिस्टेंस कवर करोगे ज़्यादा टाइम लगेगा, कम डिस्टेंस कवर करोगे तो कम टाइम लगेगा। यानी कि सुएज कैनाल, इसी कैनाल को हम बोलते हैं। ये कहाँ से डेवलप हुई थी? लंदन से लेके और मुंबई तक, यानी कि ब्रिटिश से लेके इंडिया तक, ठीक है? और इससे पहले जो वाटरवे हमारा था, वो इस तरीके का था, पूरे अफ्रीका को पार करके, जिसमें उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी आती थी? 19,800 किलोमीटर। लेकिन जब उन्होंने इसको बनाया, ये बेटा नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है, क्योंकि इन्होंने बनाया है ये। अब इसमें भी जो मजदूर थे वो भी किसके थे? इंडिया के थे। तो जो भी इन्होंने ये डेवलप किया,
इसको इन्होंने कितना रखा 11.6 थाउजेंड किलोमीटर, यानी कि 8.5 किलोमीटर के आसपास उन्होंने डिस्टेंस को कम किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंडिया के रॉ मटेरियल को लेके जा सके और ज्यादा से ज्यादा फिनिशिंग गुड को इंडिया में वापस भेज सके। समझ रहे हो तो कितना ये दिमाग चलाया। तो बेटा ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है। किसके बीच में है, ये ब्रिटिश और इंडिया के बीच में है, जो मैंने अभी आपको बताया। और ये डायरेक्ट ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है, यानी कि बीच में कोई भी और कंट्री नहीं आती है, ठीक है। मतलब आती है, मगर ये है कि उन्होंने उसको डेवलप कर दिया, तो कोई कंट्री की पूरी की पूरी सीमा ही लगेगी, पूरी की पूरा बॉर्डर लगेगा, उस कंट्री के बीच से नहीं निकाला, ठीक है। उसके बाद इसमें जो लेंथी और एक्सपेंसिव हमारा रूट था, उसको उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। क्योंकि पहले पूरा का पूरा ये अफ्रीका पार करके आना पड़ता था, लेकिन उन्होंने अफ्रीका को पूरा का पूरा कैंसल आउट कर दिया और यहाँ से एक नया आर्टिफिशियल वाटरवे बना दिया, ठीक है। और उन्होंने टोटल जो ट्रांसपोर्टेशन, अगर माइल्स की बात करें, वैसे किलोमीटर में तो ये आ रहा है, अगर माइल्स की बात करें तो 51 5100 माइल्स इन्होंने कम कर दिए, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली और इकोनॉमिकली उन्होंने जो ब्रिटिश की मोनोपोली थी उसको सीमेंटेड कर दिया, पक्का कर दिया इंडिया के ऊपर के इंडिया ही एक तरीके से उनकी कॉलोनी रहेगा और यहाँ के रॉ मटेरियल को यूज करेंगे, अपने फिनिशिंग गुड को यहाँ पहुंचाएंगे और इंडिया के ऊपर कंट्रोल करेंगे, ताकि इंडिया के जो भी रॉ मटेरियल है उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो सके और इंडिया को वो अपने ऊपर डिपेंडेंट बना सके। तो ये हमारा फॉरेन ट्रेड का हाल था। और समझ सकते हो कि उन्होंने अपने आप से एक एक अलग से ही क्या कहते हैं वाटरवे बना दिया, समझ रहे हो, कि वो डेडिकेटेड कर दिया इंडिया को, हम यहाँ से इससे ट्रेड करेंगे। और अब देखो ये तो था हमारा कि ये कंटेंट क्या है, लेकिन एक्चुअल में इसमें पेपर में जो आ सकता है वो क्या आता है, इसकी डेट, कि सुएज कैनाल कौन से ईयर में ऑपरेटेबल हुई थी, ठीक है। और उसके अलावा ये जो हमारा वाटरवे है, ये आर्टिफिशियल है, नेचुरल है, ये आर्टिफिशियल है। और ये किस-किस को लिंक करता है, तो ये ब्रिटिश को और इंडिया को लिंक करता है, ठीक है। और इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था कि जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल टाइम है, जो एक्सपेंसिव वहां पर हमारा रूट बन रहा था, उसको इनएक्सपेंसिव रूट में चेंज करना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया को अपने फिनिशिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए और इंडिया से ज्यादा से ज्यादा रॉ मटेरियल और बाकी चीजें अपने यहाँ ले पाए और इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंप्लीटली मोनोपोली कंट्रोल कर ले। तो बेटा ये था हमारा आज का कंप्लीट, मैंने आपको 2 चीजें करा दी आज, ठीक है। तो ये इसके बाद एक और लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली हम इस पूरे फर्स्ट चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आप कंटिन्यू रहें इस सीरीज के साथ में, और जितने भी आपके अगर डाउट्स आते हैं तो वो प्लीज कमेंट में पूछें, ताकि हम उसको और आगे जाके सॉल्व कर पाए, ठीक है। थैंक यू बेटा।